हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मी मोना। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7 फरवरी को एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। एसएससी जीडी के एग्जाम में उन प्रश्नों को हम देखेंगे, उनके साथ ही उससे क्या रिलेटेड करके जो भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जिसका एग्जाम 7 फरवरी को हुआ था। ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिसका एग्जाम जो है 7 फरवरी के बाद यानी 12-20 या आने वाले टाइम में एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, इसमें पूछा था, इसके पहले वाले प्रश्न को हम ले लें तो पूछा था उसमें मौलिक अधिकार जो है ये किस भाग में आता है, मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है। तो भाग 3 से संबंधित है। तो उसी टाइम हमने आपको बताया था कि हो सकता है इसके बाद वाले एग्जाम में पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में आता है। तो ये आता है 12 से 35 और हमने आपको बताया था और ठीक उसके नेक्स्ट डे यही प्रश्न को पूछ दिया गया था। इसलिए ये वीडियो उनके लिए खासकर इम्पोर्टेंट है जिनका एग्जाम आने वाले समय में है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपके ऑप्शन में मिजोरम दिया था। अगर सिक्किम दिया होता तो सिक्किम होता, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की थी। उसके बाद किसका था, उसके बाद मिजोरम का था, यानी सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद आता है मिजोरम। तो यहाँ पे सिक्किम दिया नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन मिजोरम सही था। अगले प्रश्न को देख लीजिए। पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आप याद रखिए कि संविधान में आर्टिकल वही पूछ रहा है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी ज़्यादा चर्चा में बना होता है। तो आप उस आर्टिकल को देख लीजिए जो वीवीआई होता है। एक वीवीआई आर्टिकल जो होता है वो बुक में भी लिखा होता है। तो आप उस आर्टिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि वही आर्टिकल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं कि 1951 से 1990 के बीच कितने पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। आप एक चीज़ याद कीजिए कि पंचवर्षीय योजना जो है बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना से प्रश्न ना हो। तो पंचवर्षीय जो इसका आंसर हो जाएगा कि 1951 से 1990। अब देख लीजिए यहाँ 1951 से लेकर, ठीक है, 1990। तो 1990 तो कितना योजना हो गया, तो 7 पंचवर्षीय योजना हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक बार हम पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से 1956 में लाया गया था। दूसरा 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966 लाया गया था। वहीं बात करें चौथा का तो 1969 से 74 और पांचवा जो था 1974 से 1978। आप इसके कार्यकाल को ध्यान से याद कर लीजिए या ध्यान से देख लीजिए, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और 1900 जो छठी था ये 1980 से 85। वही 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1985 से 1990 था। अगली बार में पूछ सकता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1992 से 1997 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय 1997 से 2000 और सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगर प्रश्न में पूछ दे कि सबसे अंतिम पंचवर्षीय कौन सी थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये कब से कब तक थी, 2012 से 2017 तक थी। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये हमारे जो भारत में है 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने, 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से एक है कथकली। ठीक है, कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। आप एक चीज़ याद रखिए, कथकली और कथक में थोड़ा सा डिफरेंस है। कथक कली लग जाएगा तो केरल हो जाएगा, अगर क हो जाएगा कथक और कली यानी डबल क हो गया तो केरल डाल दीजिएगा। सिर्फ कथक की बात करें तो आप यूपी डाल दीजिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वही मोहिनीअट्टम जो है ये भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी केरल का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ का है, तो केरल का है। इसके अलावा जो शास्त्रीय नृत्य है देख लीजिए, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये असम का है। वहीं बात करें कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। कथक है उत्तर प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, वहीं बात करें कि एक लास्ट में नृत्य जोड़ा गया था जिसको हम बोलते हैं छऊ। जो छऊ नृत्य है ना, उसको लास्ट में जो है सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसको ऐड किया था, जिसे हम छऊ नृत्य बोलते हैं।
तो ये भी शास्त्रीय नृत्य में आता है। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन में मिला दिया गया था। तो यहाँ पे खिलाफत समिति दिया था आपका ऑप्शन में, इसलिए खिलाफत समिति हो जाएगा। अगर असहयोग आंदोलन दिया होता तो इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन को मिला लिया गया था असहयोग आंदोलन में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि हल्ला त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है हल्ला त्योहार। अगर आपको हिमाचल प्रदेश ना देकर लाहौर का क्षेत्र दिया होता तो भी इसका सही आंसर हो जाता। आप सोचते जम्मू कश्मीर, तो नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र में मनाया जाता है हल्ला त्योहार। ओके, तो देखिए इसकी वजह से आपका एक प्रश्न ही नहीं, एक के साथ बहुत प्रश्न आपके क्लियर हो जा रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, ये पूछा था। तो इस बार के प्रश्न में पूछा था कि यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है। तो यूपीएससी का अध्यक्ष जो है प्रतिशोधन है। वहीं बात करें कि प्रतिशोधन के पहले कौन था, अगले वाले एग्जाम में पूछ दे तो इसका हो जाएगा डॉक्टर मनोज सोनी, जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी प्रतिशोधन है। अगले प्रश्न को देखिए कि साल 2023 में एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया था। तो भारत ने 5वां स्थान हासिल किया था। ठीक है, 2023 के एशियाई पैरालंपिक में। और भारत ने पूछ दी कि इसमें कितना स्वर्ण जीता था। तो इसमें 29 स्वर्ण जीता था और 31 रजक जीता था। ठीक है, 19 स्वर्ण और 31 रजक। वहीं बात करें 51 जो है वो कांस्य जीता था। तो अगले वाले प्रश्न में पूछ भी दे, तो इसलिए आप अच्छे से इसको देख लीजिए कि भारत इस खेल में 29 स्वर्ण, 31 रजक और 51 कांस्य पदक जीते थे। इस खेल का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इस खेल का आयोजन जो है हांगकांग, चीन में किया गया था। और अभी की बात करें तो सॉरी, यही बात करिए किस चीज़ को बता रहा है। तो ये बता रहा है पैरा ओलंपिक। अगर वहीं पूछ दे कि ओलंपिक में भारत का स्थान कितना था, तो ओलंपिक में भारत का स्थान 4वां था और वहीं पैरा ओलंपिक में 5वां था। तो अगली बार प्रश्न में ओलंपिक पूछे तो 4था हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए कि तपन कुमार को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए अवार्ड दिया गया था। तो जो तपन कुमार है इनको दिया गया था सेराई किला, जो छऊ का नृत्य है 2018 में इनको इसके लिए दिया गया था। ठीक है, छऊ जो होता है ये भी शास्त्रीय नृत्य में आता है। ठीक है, छऊ में 3 शैलियाँ होती हैं, एक होती है सेराई किला, दूसरा होता है मयूरभंज और तीसरा होता है पुरुलिया। सेराई किला होता है ये झारखंड का है और मयूरभंज जो है उड़ीसा का है और पुरुलिया जो है वो पश्चिम बंगाल का है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न को देखिए, 2010 में यूनेस्को ने छऊ को मानवता की अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक की सूची में शामिल किया था। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। हम आपको बताया ना कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी 12वीं लास्ट थी, तो 12 तक का आप याद रख लीजिए कि प्रथम से लेके 12 तक के पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या क्या था। तो ये प्रथम पूछा है, तो प्रथम पंचवर्षीय का उद्देश्य जो था कृषि विकास था। प्रथम बार बार पूछ रहा है तो इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, वहीं देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था औद्योगिक था। वहीं तीसरी योजना का उद्देश्य था देश के आर्थिक, एक सेकेंड देखिए, देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना और औद्योगिक उद्देश्य का विकास करना था। ठीक है, वही चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता, आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्रदान या प्राप्त करना। इसके साथ ही आप 12वीं तक का देख लीजिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, 1 से लेकर 12वीं तक। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन में मिला लिया गया था। अभी हमने आपको इस प्रश्न को कराया था, तो ये मिला लिया गया था खिलाफत समिति ऑप्शन में था। अगर खिलाफत समिति नहीं देकर असहयोग आंदोलन दिया होता तो एकदम बिल्कुल सही होता असहयोग आंदोलन, क्योंकि खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में मिला लिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है। देखिए, तो राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा कौन होता है। तो पहले हम बता देते हैं कि इसका आंसर क्या हुआ। तो इसका आंसर होगा महाधिवक्ता और विधानसभा अध्यक्ष, ये राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। वहीं प्रश्न पूछ दे कि ये राज्य था ना, और पूछे केंद्र कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो भारत यानी संघ की कार्यकारिणी, तो भारत सरकार की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं और भारत के न्यायवादी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संघ कार्य
कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश और संघ कार्यकारिणी जो होता है इसका हिस्सा नहीं होता है। लेकिन कौन कौन हिस्सा होता है संघ में? तो संघ में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के जो न्यायवादी होते हैं ये नहीं होते। तो ये 3 आदमी होते हैं, तो इनको याद रखिए, 4 आदमी को, ठीक है, याद रखिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि जगदीप सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जगदीप सिंह ऑप्शन में आपका गजल दिया था, तो गजल सही आंसर हो जाएगा। इनको गजल किंग के नाम से भी जाना जाता है। गजल किंग कौन? तो गजल किंग थे जगदीप सिंह। ये संगीतकार, गायक, गजल, शास्त्रीय, भक्ति और लोक संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न को देख ले कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द तरु, अगम, पेड़, पादप, शाख, दरखत इत्यादि, ये सब जो होते हैं वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। तो और कुछ तो नहीं, लेकिन आप पेड़, पादप इतना तो आपको याद ही होगा। लेकिन ऑप्शन में अगर ये सब भी दे तो आपको ध्यान रखना है कि ये सब भी है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न है कि विनीत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। विनीत का अर्थ होता है कोमल, मृदुल। तो इसका हो जाएगा, यानी अगर कोई विनीत किसी का नाम है तो समझिए उसके नाम रखा है कि बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, यानी बहुत कोमल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुशील, नम्र, शीलवन, मृदुल, सौम्य। ये सब जो होता है ये कोमलता का प्रतीक है, और विनीत जो होता है खुद भी कोमलता का प्रतीक है। तो मृदुल इसका आप याद रखिए, नम्र याद रखिए, विनम्र याद रखिए, सुशील याद रखिए, सौम्य याद रखिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न था कि कलम तोड़ना एक प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका मतलब क्या होता है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ दे तो बात ही अलग है। ये प्रश्न का मतलब होता है बढ़िया लिखना। लोग बोलते हैं ना आज हमने कलम तोड़ के लिखा है, एकदम मस्त लिखा है, इसका अर्थ हो जाएगा बढ़िया लिखना। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा मैथ का है। हमें एक ही प्रश्न मैथ के प्राप्त हुए, इसलिए बस हम इसी का आंसर कर रहे हैं। अगर किसी अर्धगोले का व्यास 7 cm है तो उसका आयतन कितना होगा, ये प्रश्न में पूछा है। तो देखिए हमें अर्धगोले का जो त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या किया जाता है, व्यास बाई 2 कर दिया जाता है। तो व्यास कितना है 7 cm, तो 7/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5, ठीक है। अब हमें अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या हो जाता है 2/3 और पाई आर क्यू। आप लोगों को पता होगा कि जो पाई होता है उसका मान जो होता है 22/7 होता है। तो यहाँ पे तो इसको हम अच्छे से जब गुना कर लेंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे इसका मान ये हो जाएगा 89.8 और 3, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा सारा प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी आपको आप हमें कमेंट में बताना। इसके साथ ही 5 फरवरी का जिनका भी एग्जाम था उनका कितना सही हुआ, आप लोगों ने कितना सही किया, कौन प्रश्न आपसे गलती हो गए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और एग्ज़ाम आपका कैसा गया हमें ज़रूर बताना, और किसका एग्ज़ाम कब है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी राय कमेंट में रखिए अपनी वीडियो से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।